नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे ताबड़तोड़ खबरों के साथ। विकासनगर में विकास कार्यों को ब्लॉक प्रमुख की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक से नदारद अधिकारियों को भेजा जाएगा कारण बताओ नोटिस। रुद्रपुर में मनाया गया कारगिल विजय शौर्य दिवस, शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। देहरादून में संस्कृत साहित्य एवं कला परिषद ने किया वृक्षारोपण, कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। मसूरी में वीर क्रांतिकारी श्री देव सुमन की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का आयोजन, पुष्पांजलि अर्पित कर दी गई श्रद्धांजलि। यमुनोत्री और जानकी चट्टी में बारिश होने से हुआ नुकसान, राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात मार्ग बाधित। यमुनोत्री जानकी चट्टी में बारिश से बड़ा जलस्तर, आसपास के क्षेत्रों को कराया जा रहा खाली, मौके पर एसडीआरएफ तैनात। विकासनगर में भू माफियाओं की जमीनी दस्तावेजों से छेड़छाड़ का चल रहा खेल, प्रशासन बेसुध। देहरादून में नगर निगम की जमीनों पर कब्जा, डीएम सोनिका का बयान, बोली नगर निगम की जमीनी कराई जा रही कब्जा मुक्त, तार बाड़ की भी चल रही है कार्रवाई। मसूरी में देहरादून मार्ग कोलू खेत बैरियर पर पुलिस ने कावड़ियों को रोका, कावड़ियों ने सड़क पर लगाया जाम, लोगों को हुई परेशानी। मसूरी माल रोड पर पहाड़ी से मलबा तो वहीं पालिका गेस्ट हाउस के ऊपर गिरा पेड़, बिजली का पिलर और एक बाइक हुई क्षतिग्रस्त। उत्तरकाशी में यमुना का जलस्तर बढ़ने से यमुनोत्री धाम में भारी नुकसान, जिला प्रशासन की टीम ने लिया नुकसान का जायजा। मसूरी जीरो पॉइंट में बंद पड़े नाले और पेयजल की आपूर्ति न होने पर लोगों का हंगामा, राष्ट्रीय मार्ग पर किया प्रदर्शन। और चलिए बुलेटिन में रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी का आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी देहरादून से। देहरादून राज्य को रेल परियोजनाओं के लिए आवंटित किए गए हैं 5,131 करोड़ रुपए। पुरानी के साथ नई रेल परियोजनाओं पर भी काम किया जाएगा। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रेल मंत्री का आभार व्यक्त किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। पुराने के साथ नई रेल परियोजनाओं पर भी काम होगा, जिसके बाद सीएम धामी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया है। राज्य को रेल योजनाओं के लिए 5,131 करोड़ आवंटित किए गए हैं। प्रधानमंत्री और आदरणीय जी का धन्यवाद करता हूँ कि बजट में 5,000 से अधिक करोड़ की धनराशि का प्रावधान उत्तराखंड के अंदर विस्तार के लिए जो हमारे रेलवे स्टेशन है उनके नाम निर्माण और नई रेल लाइनें आगे के लिए उसकी नीतियां बनाने के लिए प्रस्ताव उन्होंने वहाँ रखे हैं। निश्चित रूप से हमारे उत्तराखंड के लिए बहुत ही विकास के लिए बहुत अच्छी बात है। मैं आपने प्रधानमंत्री जी का और रेल मंत्री जी का धन्यवाद। तो वहीं देहरादून के गांधी पार्क में कारगिल विजय दिवस के अवसर पर कार्यक्रम श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। साथ ही शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके परिजनों को सम्मानित भी किया। शौर्य दिवस हमारी कारगिल विजय का दिवस है। हमारे आजाद भारत का ऐतिहासिक दिन है, लेकिन हमारी सेना ने, हमारे सैनिकों ने, हमारे शहीदों ने अपने शौर्य पराक्रम और जाबाजी से संपूर्ण भारत को गौरवान्वित किया और विजय प्राप्त। मैं उन सभी को नमन करता हूँ। सैनिक कल्याण मंत्री होने के नाते सैनिकों के वेलफेयर के लिए जब भी मैं मुख्यमंत्री से कोई मांग करता हूँ, मांग पूरी होती है। ये वीरों की भूमि है। आज कारगिल के शहीदों को हमने नमन किया। देश में जहां 527 जवान शहीद हुए थे, उत्तराखंड के 75 जवान उसमें शहीद हुए थे, जिसमें 54 हमारे गढ़वाल रायपुर के थे, जिसमें से 37 लोगों को उनकी वीरता के लिए वीरता पुरस्कार मिला है। किसी भी शहीद के लिए, परिवार के लिए बहुत
वैसे तो बहुत दुख भरा क्षण होता है और हमें अपने परिवार का जो सदस्य होता है जो इस देश के ऊपर शहीद हुआ है, अपने इस माटी के ऊपर जो शहीद हुआ है, और परिवार की दृष्टि से देखें तो हमें दुख होता है इसलिए क्योंकि हमने अपना एक बहुत ही अमूल्य हमारा जो अपना परिवार का अंग था वो हमने खोया है। परंतु साथ ही साथ गर्व इस बात भी होता है कि ये मौका बहुत ही कम लोगों को शायद नसीब होता है कि जो अपने देश के लिए जो है अपनी मातृभूमि के लिए जो अपना सब कुछ बलिदान कर दें। और ऐसे में मेरे भाई का भी जो है कारगिल युद्ध में गर्व है कि हमारे परिवार में शहीद परिवार है और आज भी 25 साल बाद भी आंखें नम होती है उस दिन को याद करते हुए, उस क्षण को याद करते हुए। और मैं शुक्रिया करती हूँ सरकार का और सेना का कि इसी मौकों पर नमन याद करते हैं शहीदों के परिवार को सम्मानित करते हैं, ताकि आगे वाली जनरेशन जो हमारी आगे की पुश्तें भी हैं वो भी देखती है कि वो भी गर्व महसूस करती है और आगे इसी तरह बलिदान करने के लिए तत्पर रहती है कि हम भी देश के लिए कुछ कर पाएं। तो वहीं हल्द्वानी में भी विजय दिवस पर शहीदों को नमन किया गया। इस दौरान शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि भी दी गई। इस युद्ध में भारतीय सेना के 526 जवानों ने सर्वोच्च कुर्बानी दी और करीब 1000 लोग जो है वो घायल हुए। इसी के उपलक्ष्य में, इस विजय के उपलक्ष्य में ये कारगिल दिवस हर साल मनाया जाता है, लेकिन इस साल खास है क्योंकि रजत जयंती। 1999 में जो कारगिल में घुसपैठ हुई थी उसके खिलाफ हमारी भारतीय सेना ने पराक्रम, शौर्य और वीरता का परिचय देते हुए इसको एक विजय गाथा लिखी थी। घुसपैठिए थे, उनको खदेड़ा था, दुश्मन देश को एक तरह से मात दी थी। तो ये बड़े शौर्य का और गर्व करने का विषय है। हम सभी जो उसमें शहीद हुए थे उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। तो वहीं राज्य के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विद्यालय शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक में प्रदेश के पर्वतीय और दुर्गम श्रेणी के विद्यालयों में 1000 अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति कराने का निर्णय लिया गया है, जिसके बाद शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को भर्ती के लिए निर्देश भी जारी किए हैं। तो वहीं कांवड़ यात्रा के दौरान गैर हिंदुओं का हिंदू नाम से होटल और ढाबे चलाने के मामले पर इस समय सियासी घमासान मचा हुआ है। वहीं हरिद्वार के ज्वालापुर में कई मुस्लिम परिवार पिछले कई सालों से अपने हाथों से कावड़ तैयार कर रहे हैं और साथ ही हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल भी पेश कर रही हैं, बल्कि अपने लिए रोजगार भी जुटाते हैं। देखिए खास रिपोर्ट। धर्मनगरी हरिद्वार में सावन के कांवड़ ले जाने के लिए कांवड़िए पहुंचने शुरू हो गए हैं। शिव भक्त कांवड़िए हरिद्वार पहुंचकर यहां से कांवड़ का सामान खरीदते हैं और फिर उसे तैयार कर गंगा जल भरकर अपने गंतव्य को रवाना होती हैं। ये देश की कौमी एकता की मिसाल ही है कि आस्था की सबसे बड़ी यात्रा के लिए कांवड़ तैयार करने वाले ज्यादातर कारीगर मुस्लिम हैं। हरिद्वार के अलावा दूसरे कई शहरों में भी मुस्लिम कारीगर ही कांवड़ बनाते हैं। हरिद्वार के ज्वालापुर क्षेत्र में लालपुल रेलवे लाइन के पास बसी मुस्लिम बस्ती के दर्जनों परिवार पिछले कई दशकों से रंग बिरंगी कांवड़ बना रहे हैं। उनका कहना है कि कांवड़ बनाने से उनके मन को सुकून भी मिलता है और ये उनका रोजगार भी है। 35 साल से हम काम करते आ रहे हैं सर, हमारे बड़े करते आ रहे थे, मुझे 35 साल हो गए इस काम करते हो। ये जो हम काम करते हैं भाईचारे के नाम से करते हैं हरिद्वार में, और ये जो हम काम करते हैं रमजान में शुरू करते हैं। जब हमारे रमजान चलते हैं, रमजान में हम काम शुरू करते हैं, अपना रोजा भी रखते हैं और शंकर भगवान जी की कावड़ी बनाते हैं। दिन रात हम बाहर रहते हैं, कावड़ अंदर रहती है। ये आप खुद देख रहे हो, डांचे बाहर रखते हैं और कावड़ जो कपड़े वाली होती है वो अंदर रखते हैं। किस वजह से? ये हमारे मंदिर है, इसमें श्रद्धा का काम है, कोई श्रद्धा में किसी को ठेस ना पहुँचे। और ये 30 साल हमें इस काम करते 4 मंथ से काम करती है और ये हमारा प्रेम का काम है। शिव जी का
कैसे काम करते हैं, हम शिव जी का नाम लेके काम करते हैं सारा। ये हमारा कावड़ का काम है, 4 महीने से करते हैं हम, अपने माह रमज़ान से काम करते हैं और यही हमारा प्रेम का काम है। हम इस प्रेम को ऐसे ही बनाना चाहते हैं कि हम में सब भाइयों में प्रेम रहे। ये प्रेम का काम करना बहुत पुण्य का काम है। कांवड़ बनाने वाले कुछ कारीगर ऐसे हैं जो कई पीढ़ियों से हर साल कांवड़ तैयार करते हैं। कई तरह की कांवड़ बनाने में माहिर कारीगर मोहम्मद सिकंदर का कहना है कि वे पिछले 35 सालों से कांवड़ बनाते हैं। उनकी पहली पीढ़ियां भी ये काम करती थी। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, ये सुनिए। मैं अपने उस्ताद जी के साथ बना रहा हूँ। मेरे उस्ताद जी को लगभग 30 साल हो गए काम करते हो और लगभग 15-20 साल मुझे भी हो गए अपने उस्ताद जी के साथ काम करते हो। ये काम करने से थोड़ा सा दिल को सुकून मिलता है और ये हमारा रोजगार है और थोड़ी इसमें हमें फैसिलिटी मिलती है, थोड़ा मोहब्बत है, भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा है हमारा। अरे भोलेनाथ जी हमारे भोले आते हैं सारे बाहर से, हरियाणा से, पंजाब से, अम्बाला से, सारे भोले भाईचारा है ये जो हम बनाते हैं कावड़। होटल ढाबों के बाहर नाम लिखवाकर ढाबों मालिकों का मजहब दिखाने और नाम दिखाने को लेकर इन दोनों पर सियासत गरमाई हुई। राजनीतिक दल अपना अपना सियासी नफा नुकसान देखकर बयानबाजी कर रहे हैं। इस बीच हरिद्वार के ज्वालापुर में कांवड़ के ये कारीगर हिंदू मुस्लिम और कौमी एकता की सच्ची मिसाल पेश कर रहे हैं। हरिद्वार से विकास खरे की रिपोर्ट, जनता टीवी। हरिद्वार के जूना अखाड़ा से महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी के शिष्यों ने कांवड़ यात्रा की शुरुआत की है। उन्होंने पीतल धातु से तैयार शिव परिवार की भव्य कांवड़ उठाई। बता दें कि इस यात्रा का गाजियाबाद की डसाना पीठ में समापन होगा। वहीं इस मौके पर यति नरसिंहानंद गिरी ने बताया कि दिसंबर के महीने में विश्व धर्म संसद का आयोजन किया जा रहा है। इस पर उन्होंने क्या कुछ कहा, ये सुनिए। कांवड़ का उद्देश्य ये है कि सनातन धर्म की रक्षा हो, सनातन के शत्रुओं का समूल विनाश हो। एक वर्ल्ड रिलीजियस कन्वेंशन, विश्व धर्म संसद का आयोजन, जिसकी हमारी डॉक्टर उदिता त्यागी मुख्य संयोजक है, किया जा रहा है। मां और महादेव उसमें हमें और हमारे लोगों को सफलता दे। हिंदुओं की जो जनसंख्या घट रही है, हिंदुओं को सद्बुद्धि मिले और हिंदू ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें और जातिवाद समाप्त हो। हमने इसके लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन हिंदुओं ने हमारी सुनी नहीं। अब शायद मां और महादेव हमारी सुन लें, तो अब हम ये मां और महादेव से प्रार्थना कर रहे हैं कि मां और महादेव हमारी ये कार्य सिद्ध करें। इसी के लिए ये कांवड़ उठाई जा रही है। बाकी इसके बारे में डॉक्टर उदिता त्यागी और नरसिंहानंद जी बताएंगे। महाराज जी कौन कौन शामिल है? संत साधु संत वरिष्ठ संत? देखिए हमारे तो अभी तक ये वरिष्ठ साधुओं का नहीं, ये तो केवल हमारे मंदिर के जो भक्त हैं उनका है। हमारे शिष्य यति सन्यासी हैं और डॉक्टर उदिता त्यागी जी हैं, ये लोग हैं। और हमारे और शिष्य हैं, 30-35 लोग हैं, ये सब कांवड़ लेके जा रहे हैं। इस बार ये धारणा बनाइए कि भगवान शिव जो नशे का सेवन करते हैं। कभी नशे का सेवन नहीं करते। जो कह रहे भगवान शिव नशे का सेवन करते हैं, वो तो पता नहीं सत्य है या असत्य है, लेकिन भगवान शिव जो है हलाहल विष का सेवन करते हैं। तो जो लोग भगवान शिव का अनुसरण करना चाहते हैं, मैं उनसे सबसे अनुरोध करना चाहता हूं कि सब 1-1 ग्राम पोटेशियम साइनाइड खा ले पहले। ऐसे जो भगवान शिव को बदनाम कर रहे हैं नशे के नाम पर, मैं उनसे यही अपील करना चाहूंगा कि भगवान शिव को बदनाम ना करें। भगवान शिव ने तो हलाहल विष पिया था। अगर वो भगवान शिव का अनुसरण करना चाहते हैं तो सबसे पहले 1-1 ग्राम पोटेशियम साइनाइड का सेवन करें, उसके बाद नशे का सेवन करें। पहला अनुभव है, पर मुझे लगता है मां और महादेव की कृपा से ये अनुभव बहुत ही सुखद होगा। और जिस धार्मिक भावना के साथ, जिस संकल्प के साथ हम ये कांवड़ लेकर जा रहे हैं कि वर्ल्ड रिलीजियस कन्वेंशन जो कि जिहाद फ्री वर्ल्ड के लिए प्रयासरत है और शायद दुनिया का पहला सनातनी प्रयास है, गुरुदेव के मार्गदर्शन में गुरुदेव द्वारा शुरू किया हुआ, तो महा और महादेव की कृपा रहे और ये प्रयास फलीभूत हो। इसके लिए दूसरा, हिंदुओं के सनातनियों के बीच में जो जातिगत वैमनस्य है वो खत्म हो, जातिवाद की भावना खत्म हो और सबसे ज्यादा जरूरी, हर सनातनी का परिवार बड़ा हो और मजबूत हो। तो वहीं कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पुलिस की समन्वय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद रेंज के डीआईजी, एसपी सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे। वहीं बैठक में कुमाऊं रेंज के डीआईजीपी योगेंद्र सिंह रावत ने सभी अधीनस्थ अधिकारियों को यातायात व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निर्देश भी दिए हैं।
यहाँ पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के जो सीमावर्ती जनपद हैं, इनके वरिष्ठ अधिकारियों के मध्य एक इंटर-स्टेट काउंट मीटिंग हुई थी, जिसमें स्वयं डीआईजी मुरादाबाद साहब यहाँ पर हमारे बीच में हैं, मौजूद हैं। मूल रूप से इसका उद्देश्य दोनों स्टेट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन को डेवलप करना, जो हमारे ट्रैफिक प्लान है उनको फाइन ट्यून करना और अधिकारियों के बीच में समन्वय स्थापित करना था। इसमें विभिन्न अधिकारियों के द्वारा अपने विचार व्यक्त किए गए और एक कंक्लूजन पर हम इससे आने वाला ट्रैफिक का लखनऊ की तरफ जाना है और लखनऊ से और उत्तराखंड से इधर से जाना वाला ट्रैफिक सब दिल्ली की तरफ पहुंचवाना। ये दोनों का सबसे महत्वपूर्ण जनपद होती है मुरादाबाद। हमारा पूरा मंडल पूरा कावड़ का भी पास कराता है। ये गढ़ मुक्तेश्वर से टुवर्ड्स बरेली की तरफ पास कराना है और हरिद्वार से आने वाला कावड़ बिजनौर से और मुरादाबाद होते हुए इधर पास कराना है। ये दोनों से महत्वपूर्ण जनपद मुरादाबाद बन जाता है। इसीलिए आज का मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण है। हम इसलिए सभी सीनियर ऑफिसर्स और हमारे नीचे सबऑर्डिनेट सबको एक साथ सामान्य एस्टेब्लिश किया है और सबसे विस्तार से हमने डिस्कस किया कैसे ट्रैफिक का डाइवर्ट करेंगे और कावड़ का रूट कैसे रहेगी और किस हफ्ते तक हम लोग रहेंगे, ये ट्रैफिक प्लान रहेगी, इसके बारे में हमने डिसाइड किया है। इसी के सभी लोग अच्छी तरह पालन। तो वहीं प्रदेश में 4 राजीव गांधी नवोदय विद्यालय के भवन का निर्माण देखने को मिलेगा। इस पर जानकारी देते हुए उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक महावीर सिंह बिष्ट ने बताया कि राजीव गांधी नवोदय विद्यालय हमारे प्रदेश की नवाचारी योजना है, जो सेंटर फॉर एक्सीलेंस के रूप में जानी जाएगी। इसमें बच्चों का चयन परीक्षा के माध्यम से होता है। राजीव गांधी नवोदय विद्यालय ये हमारे प्रदेश की अपनी एक नवाचारी स्कीम है, जिसमें कि बच्चे जो जवाहर रोजर जो नवोदय विद्यालय हैं उसी की भांति राजीव गांधी नवोदय विद्यालय खोले गए थे और इनका उद्देश्य ये था कि ये सेंटर फॉर एक्सीलेंस के रूप में जाने जाएंगे। यहाँ पर चयन बच्चों का परीक्षा के माध्यम से होता है और दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे इसमें अध्ययनरत रहते हैं। उनको पूरे हॉस्टल की व्यवस्थाएं मिलती हैं, सारी सुविधाएं जो कुछ है फ्री ऑफ कॉस्ट इन विद्यालयों में मिलती हैं और सीबीएसई का जो बोर्ड है उसकी तैयारी इन बच्चों से करवाई जाती है और हमारे राजीव गांधी लगभग हर जनपद में एक राजीव गांधी नवोदय विद्यालय की स्थापना का लक्ष्य है और सभी जगह हो गए हैं। तो उधर हल्द्वानी में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और समाजसेवी कौस्तुभानंद जोशी की ओर से हरेले के उपलक्ष्य में पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी नेता के साथ अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि पार्टी में मेयर चुनाव के लिए कौस्तुभानंद जोशी की दावेदारी को लेकर चर्चा की गई थी। हर चीज राजनीतिक रूप से पॉलिटिकल भी होता है और सामाजिक भी होता है और हर कार्यकर्ता को आगे आने का अपना एक अधिकार है और वो किस माध्यम से आ रहा है वो भी उनका अपना अधिकार है। लेकिन आज ये हरेला पर्व के रूप में जो आयोजन किया गया है इसको चाहे किसी भी नजरिए से देखा जाए, लेकिन निश्चित तौर पर ये एक सामाजिक और सांस्कृतिक जो कार्यक्रम हुआ है एक अच्छा कार्यक्रम है। मैं बधाई देता हूँ। हल्द्वानी में कभी भी मुझे आम व्यक्ति नहीं होने दिया। आप भी जानते हैं जब भी हमने काम किए लोगों ने हमें सत्ता होकर रखा, चाहे हमने अभिनव भारत के नाते काम किया हो किसी भी तरीके सामाजिक संगठन के रूप से, हर व्यक्ति के आंखों में हम लोग आम नहीं खांसी रहे। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि हल्द्वानी के लिए मैं कोई नया व्यक्ति हूँ। मेरा जन्म यहाँ हुआ, मेरी कर्मभूमि यहाँ है और इस हल्द्वानी के लिए सब कुछ हम पहले भी कर रहे थे, वहाँ बैठे तब भी कर रहे हैं। आज आम और खास के साथ ये जो कार्यक्रम रखा गया था बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम है। मुझे गर्व होता है कि हम कुमाऊं में यहाँ की संस्कृति, यहाँ का वेशभूषा, यहाँ का खान पान इतना खूबसूरत है कि जिसको आज प्रस्तुत किया गया है कौस्तुभानंद जोशी ने बहुत सुंदर कुमाऊं को प्रस्तुत किया गया है। और आम जो फलों का राजा है जिसकी कई वैरायटी है समाज में और राजनीति में, हर व्यक्ति आम है लेकिन वो कब खास बन जाए पता नहीं चलता और खास से कब आम हो जाए पता नहीं चलता। तो हर चीज में समाज, राजनीति, धर्म से थोड़ा जोड़ के इस कार्यक्रम को किया गया है। बहुत खूबसूरत है। तो वहीं देहरादून में बच्चों को लाने ले जाने वाले बस और ऑटो चालक अपने अपने बस ऑटो में ओवरलोड कर बच्चों को लाने ले जाने का काम करते हैं, जिससे बड़े हादसे होने का अंदेशा हमेशा बना रहता है। वहीं अब परिवहन विभाग की ओर से ऐसे ऑटो चालक और बस चालकों पर शिकंजा कसने की तैयारी की जा रही है। इस पर जानकारी देते हुए परिवहन अधिकारी शैलेश तिवारी ने बताया कि हमारी ओर से 2 दिन के लिए एक बड़ा अभियान चलाया गया है, जिसमें हम स्कूल बस और ऑटो के पेपर की जांच करने के साथ साथ
उनके मानक भी चेक कर रही हैं। इसके अलावा जो चालक ओवरलोड बच्चों को बिठाते हैं उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। बजट को लेकर कांग्रेस पर बीजेपी ने निशाना साधा है। दरअसल बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि कांग्रेस को बजट के बारे में कोई जानकारी नहीं है, वह केवल उल जलूल बयानबाजी कर रहे हैं। कला है उससे थोड़ा सा उनको उबारने का प्रयास करें। मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगी, क्योंकि 4 पॉइंट्स भी कहा जाए ना कांग्रेस को कि बता दो बजट में क्या प्रावधान आया है, तो वो तो बता नहीं पाते हैं। लेकिन बिना पढ़े उल जुलूल जो मुंह में आता है बोलने में, अगर नंबर 1 प्राइज किसी को मिलेगा तो वो कांग्रेस के पार्टी के लोगों को मिलेगा। तो उधर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी डीएम को मलिन बस्तियों का चिन्हीकरण कर 15 दिन में रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए हैं। साथ ही नगर निगम के तहत कार्य करने वाले सफाई कर्मचारियों की आवासाई व्यवस्था के रिपोर्ट भी तलब करने को कहा गया है। हमारे यहाँ पे जो देहरादून में मेजरली और ऋषिकेश में जिस एरिया में जो कैटेगरीज हैं 3 श्रेणी में है, श्रेणी 1, 2, 3, और जो एरिया क्षेत्रफल है उसके अंदर उस एरिया और उस श्रेणी के हिसाब से हम लोगों को चिन्हीकरण करके 15 दिन में चीफ सेक्रेटरी महोदया के निर्देशों के क्रम में हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और हम लोग रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं। बॉबी पवार समेत 5 लोगों को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। दरअसल अदालत ने बागेश्वर पुलिस की ओर से दर्ज किए गए मुकदमे में होने वाले आगे की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही याचिकाकर्ताओं को दलील सुनने के बाद राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का भी आदेश दिया गया है। मामले में अब अगली सुनवाई 11 नवंबर 2024 को होगी। बेरोजगार संगठन के अध्यक्ष हैं, उत्तराखंड बेरोजगार संगठन के अध्यक्ष बॉबी पवार, इनके खिलाफ जो है बागेश्वर में जब उपचुनाव चल रहा था दिसंबर 2023 में 28 दिसंबर की एक एफआईआर जिसमें ये कहा जाता है कि बॉबी पवार व अन्य 4 साथी जो वहां पर उनके खिलाफ एक मुकदमा दायर कर दिया जाता है और वो मुकदमा जो है बागेश्वर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट में चल रहा है। तो उसको चुनौती देते हुए आज माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल ने इस मामले को सुना है, जिसमें की जो धारा है 147 धारा 147 आईपीसी 171 और उसके साथ साथ में 186 और 128 आईपीसी के तहत जो है मुकदमा दर्ज किया गया था। तो उस पूरी प्रोसीडिंग को यहाँ पर बॉबी पवार के द्वारा और अन्य साथियों के साथ चैलेंज किया गया। तो आज माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल ने उस पूरी प्रोसीडिंग पर रोक लगा दी है, अगले आदेशों तक रोक लगा दी है और अगली सुनवाई अब 11 नवंबर 2024 को रखी गई है। तो वहीं बारिश के दौरान गौला नदी में सिल्ट आने की वजह से पेयजल आपूर्ति बाधित हो रही है, जिसे हल्द्वानी शहर के कई इलाकों में पानी की सप्लाई टैंकरों के जरिए की जा रही है। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जनता टीवी पर लगातार जारी है। नमस्कार।